अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें मुबशर लुकमान ने कितने इंकशाफात किए और ख़तरनाक इंकशाफात किए कि पाकिस्तानी बाहर कितने जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और उनकी वजह क्या है। ये सारी आप सुने कि कहाँ कहाँ पे कितनी दरखास्तें लगी हुई हैं पाकिस्तानियों की बाहर जाने की, और वो कितना खर्चा करते हैं और कहाँ कहाँ किस तरह जाते हैं। ये पाकिस्तान के आज हालात इन्होंने बना दिए। ये सुने आप गौर से। मैंने कहा यार आप लोग सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, कैरियर से जा रहे हैं। मुझे सबने कहा कि जी मैं पाकिस्तान से जाऊँ। आप ये बताएं, या दो नंबरी के अलावा, बेहयाई के अलावा यहाँ क्या कसर रह गई है? कौन सा काम है जो चल रहा है? सनतकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, वो सारे जा रहे हैं कि वो पिछली हुकूमत जो है वो उससे पिछली हुकूमत पे डाल देती है, उससे पिछली हुकूमत उससे पिछली हुकूमत पे डाल देती है कि इधर तो कोई वाली वारस ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और एक बड़ी हैरानकुन खबर के साथ मैं आज आपके पास आया हूँ। नहीं, ये खबर जो है निगरान काबीना के बारे में नहीं है, निगरान वज़ीर आज़म के बारे में नहीं है, नून लीग के बारे में, या आप समझे कि पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ के बारे में नहीं है। ये आपके बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में। आज मैं सुबह जेरीज के दफ्तर गया था। ये वीज़ा के लिए एक मैंने शेंगन का वीज़ा अप्लाई करना था, तो उसके लिए मैं गया वहाँ पे। तो बेइंतहा रश, इतना रश कि आप सोच नहीं सकते। और यानी आपको मैं बताऊं कि मुझे पहले ये लगा कि जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक का इम्तिहान हो रहा है या कोई इम्तिहान हो रहा है कोई, कि जैसे वो सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े होते हैं बाहर। और बारिश भी हालांकि हो रही थी, और बारिश के बावजूद लोग जो है वो खड़े हुए थे वहाँ पे और भीग रहे थे सब कुछ, और बस अपने डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो उन्होंने प्लास्टिक बैग्स में रखे हुए थे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने तो अपने फॉर्म्स वगैरह जब जमा कराए तो एक बहुत लंबी वेटिंग थी वहाँ पे बाहर। तो मैं उनसे पूछा, वहाँ पे जो मैनेजर्स वगैरह थे उनसे मैंने पूछा कि यार ये आपका यूजुअल का रश है कि ये कोई महीना है खास या कोई ऐसी बात है? ये तो ऐसी है जैसे कुछ सारे लोग कोई उम्रे के लिए जा रहे हैं या हज के लिए जैसे एप्लीकेशन आती हैं तो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, आपको एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे एक दफ्तर में 8,000 एप्लीकेशंस थी ब्रिटिश वीज़ास की पूरे महीने में, और इस दफ़ा उस दफ्तर में 26,000 एप्लीकेशंस हैं पूरे महीने में। और जो बाकी हमारे दफातर है पूरे मुल्क में, आप उनके हिसाब खुद लगा लें कि वहाँ पे कितनी एप्लीकेशंस होंगी। फिर जितने ममालिक की वहाँ पे मैं लाइन देख रहा था, वो धड़ाधड़ दर्जनों में, यानी हर जगह पे सबसे कम जो था ना वो शायद चाइना की लाइन थी। क्योंकि चाइना में ऐसा है कि स्पॉन्सर्ड लोग जाते हैं, जिनको स्पॉन्सरशिप का लेटर आया होता है वो जाते हैं। तो वहाँ पे कोई 2-3 दर्जन लोग खड़े थे सिर्फ। और फिर मैंने लोगों से सवाल पूछना शुरू किया। मैंने कहा यार आप लोग सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, कैरियर से जा रहे हैं कि जैसे हम लोग जाते हैं ये वो? तो मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं सैर के लिए जा रहा हूँ। मुझे सबने कहा कि नहीं मैं पाकिस्तान से जा रहा हूँ। तो मैंने कहा खैरियत, इतना ज्यादा मैस एक्सोडस इस मुल्क से क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा जी क्या करें, कौन सा काम है जो यहाँ पे चल रहा है? आप ये बताएं, या दो नंबरी के अलावा, बेहयाई के अलावा, अकरा परवरी के अलावा, नेपोटिज्म के अलावा यहाँ क्या कसर रह गई है? कौन सा काम है जो चल रहा है? और आप बिजली की कीमत देख लें। आप क्या, एक आदमी ने मुझे ये कहा, पता नहीं मुझे मजाक कर रहा था, कैसल कह रहा था, कि आप देखें कि 30 लाख रुपए का आप कारोबार शुरू करते हैं तो आपको 1 साल के बाद पता चलता है कि जी आपका 50 लाख का नुकसान हो गया जो 30 लाख का कारोबार शुरू करने से। तो कहते हैं यहाँ पे काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप प्लानिंग किस तरह करेंगे? जो इम्पोर्टर है वो किस रेट पे डॉलर के प्लान करेगा? जो मैन्युफैक्चरर है वो एनर्जी के किस रेट पे प्लान करेगा? जो ट्रांसपोर्टर है वो फ्यूल के किस रेट पे प्लान करेगा? तो कौन सा सेक्टर ऐसा है कि जो आराम से चल रहा है? तो मैंने कहा यार पूरी दुनिया में महंगाई है, हर जगह पे इन्फ्लेशन है, यूके के बड़े बुरे हालात हैं। आप ये देखें कि और कई ममालिक हैं उनके पटाखे बोल गए हैं। इवन अमेरिका में लोग कहते हैं कि यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि हम तो एग्रीकल्चरल कंट्री, हम तो ज़राई मुल्क है। तो यहाँ पे किसी एक जगह पे, किसी एक शहर में टमाटर की कीमत एक नहीं है, प्याज एक कीमत पे नहीं मिल रहा। चले टमाटर को हम नहीं खाते, आप कहते हैं प्याज तो खानी है ना, वो तो सालन में पड़नी है, उसकी कीमत एक नहीं है हर जगह पे। आलू एक कीमत का नहीं मिल रहा। कि जो सिंध का आलू आता है उसकी प्राइस अलग है, जो सोन वैली का आलू आता है उसकी वैल्यू अलग है, जो कहीं और का उगा हुआ आलू है उसकी वैल्यू अलग है। तो बजट किस पे प्लान करें ये बता दें। तो मेरे पास का कोई जवाब नहीं था। अब मैं हर एक को कह रहा था कि यार ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, तो उनका मुल्क के लिए हम यहाँ पे बैठ के तड़प रहे हैं और मुल्क के लिए भी तड़पते हैं, तो हम बाहर रहेंगे और वहाँ तड़पेंगे नहीं और मुल्क के लिए चले तड़प लेंगे। तो मैंने कहा बाहर रह के क्या करेंगे? तो एक शख्स ने मुझे कहा
और वो शख्स अच्छा खासा खाता पीते घर का बंदा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 50 साल उसकी उम्र, उसने कहा जी ऊबर चला लूंगा। बहुत मेरे दोस्त हैं वो कनाडा में ऊबर चलाते, मैं भी ऊबर चला लूंगा, तो 3-4-5 हज़ार डॉलर में महीने का कमा लूंगा और हम उसमें आराम से रह लेंगे, मैं और मेरे बीवी बच्चे जो हैं। हमें कम से कम ये तो पता है कि 5,000 डॉलर आएगा तो उसमें से हम 1,000-2,000 डॉलर बचा सकते हैं महीने का। अच्छा, फिर मुझे बताया गया कि जितने आपके अमीर तबका, ये तो मुतवस्सित तबके की बात है, जो अमीर तबका है वो मुख्तलिफ ममालिक में गोल्डन वीज़ास ले चुका है, रेजिडेंसीज ले चुका है, नेशनलिटी ले चुका है, पासपोर्ट ले चुका है। सबसे ज़्यादा पासपोर्ट जो है पाकिस्तान से जो लोगों ने हासिल किया, जो मुझे आज पता चला, वो सेंट किट्स का है। सेंट किट्स का, ग्रेनेडा का, कैरिबियन कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कैरिबियन कंट्रीज हैं। ये दुबई जाते हैं लोग यहाँ से और दुबई में अप्लाई करते हैं, 1.5-2 महीना वहाँ पे वेकेशन भी करते हैं, 1.5 लाख डॉलर देते हैं और 1.5 लाख डॉलर में 2 महीने के अंदर उनको पासपोर्ट मिल जाता है, वहाँ पे आके मिल जाता है। अब उस पासपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एवरेज ये जो आपकी कैरिबियन कंट्री है वो 110-120 ममालिक में उनकी वीज़ा फ्री एंट्री है, उनके लिए पूरा शेंगन जो है वो फ्री एंट्री है, उनके लिए यूके फ्री एंट्री है। अच्छा, वो टैक्स हेवन भी है, वहाँ पे आपको कुछ टैक्सेस भी नहीं देने, कुछ भी नहीं करना, आप ड्यूल नेशनल भी हो सकते हैं, तो आपने पाकिस्तानी भी रखी हुई है और आपने वो भी रखी हुई है। और रेजिडेंसीज में सबसे ज़्यादा जो कॉमन है इस वक्त तो पोर्चुगल है, यूक्रेन पहले था, पहले यूक्रेन बड़ा पॉपुलर था, मुझे बताया गया यहाँ पे ये जंग के बाद हालात ख़राब हो गए और जिन्होंने यूक्रेन की भी रखी हुई है रेजिडेंसी, वो और यूरोप में जाके और ममालिक को देख रहे हैं कि वहाँ पे ले। कई मुल्कों ने अपनी जो है इस प्लान खोल दिए क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आएंगे, तो वो अपनी रेजिडेंसीज ऑफर कर रहे हैं। लोग 3-3 लाख यूरो, 4-4 लाख यूरो जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं रियल एस्टेट में और उसके एवज उनको एक गोल्डन वीज़ा मिल जाता है और वहाँ चले जाते हैं और जा रहे हैं और मुतवातिर जा रहे हैं। और अब हालत ये हो गई है कि अगर आपने विजिट वीज़ा लेना हो तो उसके लिए आपको दोनों हाथों से कान पकड़ने पड़ते हैं, हर किस्म का डॉक्यूमेंट देना पड़ता है क्योंकि अगलों को यकीन ही नहीं है, उनको यकीन ही नहीं है कि आप सिर्फ विजिट के लिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ से तो हर एक जा रहा है और जिस मर्जी तबके का आदमी है वो जा रहा है, जिस मर्जी तबके की औरत है वो जा रही है। ब्यूरोक्रेट्स हों, साबिक फौजी हों, ये जज हों, आप समझे मीडिया वाले हैं, सनतकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, वो सारे जा रहे हैं। तो मुझे आज एक शख्स ने बड़ी सिंपल बात समझाई, उसने कहा कि आप ऐसा करें कि अगर आपका 500 गज पे घर है और कोई अच्छी जगह पे है तो आप उसको बेचें तो आपको बड़े आराम से 8.5 करोड़ उसका मिल जाएगा, 8-8.5 करोड़ मिल जाएगा, डिपेंड करता है कौन सा एरिया। तो मैंने कहा फिर क्या करें? कहता फिर आप पूर हो जाए क्योंकि जिस दिन आप बेचेंगे पता नहीं डॉलर उस वक्त कितने का और आपको कितने डॉलर मिले उसके, और जो आज से 6 महीने पहले घर जिसने बेचा उसको फिर भी ज्यादा डॉलर मिल गए, आज जो बेच रहा है वो पता नहीं किस कीमत पे उसको मिल रहे हैं, मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे। और उसके बाद यानी आप एक प्लॉट लेते हैं वो आपको मिलता है 6.5-7 करोड़ का दोबारा से और हटके मिलता है। जब आप उसे कंस्ट्रक्शन शुरू करना करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो आपने अपनी तरफ से मुनाफा कमाया था वो मुनाफा तो खत्म हो गया क्योंकि कंस्ट्रक्शन होनी है घर की कोई 1 साल के अंदर, 1 साल में पता नहीं कितनी बारी सीमेंट की कीमत बढ़नी है, सरिये की कीमत बढ़नी है, मजदूरों को अपना उनकी कीमत बढ़नी है, हर चीज़ की, टॉयलेट वगैरह की, किचन की, इन सारी चीज़ों की कीमतें बढ़नी है, उनका घर बनेगा नहीं फिर आपसे। अच्छा, फिर एक और बड़े सीनियर अफसर साहब से मैं बैठा हुआ था बाद में खाने के वक्त, उनसे मेरी बात हो रही, तो वो मुझे कहते हैं कि मैं 2 प्लॉट अपने बेचे मैंने कि मैंने एक घर बनाना है, तो अभी तक घर नहीं बन रहा मेरा क्योंकि रोज एस्केलेट हो जाती है प्राइस, रोज ऊपर चली जाती है कीमत, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है। तो हर आदमी मुझसे एक सवाल पूछा था कि इधर तो कोई वाली वारस ही नहीं है, ये अभी निगरान हुकूमत ने आने से पहले आज हलफ उठाया है लेकिन कल पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी है, अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद बिजली की कीमत बढ़ जाएगी और ये हमें कहेंगे कि इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ हम मिला रहे हैं साथ। तो क्या हमारी तनख्वाहें भी इंटरनेशनली मुतवाज़न है कि मजदूर को डॉलर्स में ही मिलता है, उसको क्या $25 मिलता है घंटे का, कि जिसको कह रहे हैं कि क्योंकि इंटरनेशनल बिजली कीमत यह है तो तुम्हें अब उस कीमत को देना है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि वो पिछली हुकूमत जो है वो उससे पिछली हुकूमत पे डाल देती है, उससे पिछली हुकूमत उससे पिछली हुकूमत पे डाल देती है और फिर ये सारे मिलकर सारा मलबा जो है वो फौजी हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं, को आमरीत के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन असल मलबा जो है वो तो हमारे ऊपर पड़ रहा है, आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है, किसी सियासतदान पे कोई मलबा नहीं है। क्या हो रहा है इस मुल्क में? इस मुल्क में बहुत मैस एक्सोडस हो रहा है,
जो भी हमारा कोई किसी काबिल है बंदा, वो इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है। क्यों छोड़ के जा रहा है, सोचिएगा इसको। अल्टिल द नेक्स्ट टाइम। सुन लिया व्यूअर्स, क्या क्या उसने बताया, सारे फैक्ट बताए हैं और जो जो चीज़ें उसने देखी हैं वो सारी बता रहा है कि क्या क्या किस तरह हो रहा है पाकिस्तान में और लोग क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के और कितने लोग तैयार बैठे हैं पाकिस्तान छोड़ने के लिए और वो कौन कौन है और किस तरह कितनी तकलीफों में जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं हम वहाँ जाके टैक्सी चलाएंगे, लेकिन यहाँ से जाना है हमने, जो अच्छे ख़ानदान के लोग हैं वो हैं। यहाँ पे मुबशिर लुकमान की ज़बानी सुन लिया आपने। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।